आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, यानी कि एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। उन सारे कंडीशंस को हम एक बार एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें कंडीशंस फुलफिल करनी है। हमारे स्पीशीज का साइज छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज डिक्रीज होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जस्ट सपोज मेरे पास कोई स्पीशीज है ए, पहली बात तो उसका साइज छोटा होना चाहिए, यानी कि स्मॉल साइज की मुझे बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, माय फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के मेरे स्पीशीज ए के पास चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होनी चाहिए या फिर इंक्रीज्ड होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड इज वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए। अब मैं आपको यहां पे कॉमन सेंस बताऊंगा। आपको यह तो नहीं कहा गया कि भैया कैटायन होना चाहिए, एनायन होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हो? चार्ज डेंसिटी तो कैटायनिक भी होती है, एनायनिक भी होती है ना। लेकिन यहां पर एक थर्ड पॉइंट में आपको हिंट दी गई है, दैट इज वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल। वेकेंट ऑर्बिटल का सीधा सिंपल से मतलब क्या है कि उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। ठीक है, इनकंप्लीट ऑर्बिटल अवेलेबल है। दैट मींस व्हाट? नेगेटिव चार्ज की तो फिर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं? कैटायन की। क्यों गाइस? वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगर जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज होगा उतना ही ज्यादा मैं समझ पाऊंगा कि हमारे स्पीशीज का साइज छोटा है। जस्ट सपोज कि मेरे पास अवेलेबल है A3+, A2+ और A+ और A। अब कॉमन सेंस की बात है, किसके पास सबसे ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल रहे होंगे? ऑब्वियसली A3+ के पास रहे होंगे। क्यों? चार्ज देख के ही समझ में आ जा रहा है ना मुझे। सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहां है? A में, A+ में, A2+ में, A3+ में। A3+ में सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी मुझे दिखाई दे रही है। वेकेंट ऑर्बिटल का हिंट मुझे नजर आ रहा है 3+ के क्या कह सकते हैं इसकी, 3+ इलेक्ट्रॉन नीड से या 3+ के चार्ज से। और साथ ही साथ मुझे यह भी नजर आ रहा है जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज उतना ही स्पीशीज का साइज छोटा होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी में ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। कौन सी? कि भैया जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना कैटायनिक साइज छोटा होगा। और इससे हमें आइडिया ये भी लग जाएगा कि भाई साहब के पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो गाइस अब ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है। और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सीधी सिंपल सी बात है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर कोई अननोन स्पीशीज आएगी लाइक बी, और उसके पास कहीं ना कहीं डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होगा और वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से फुलफिल किए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा मैं कह रहा हूं, हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स एल्कलाई मेटल में कौन बना सकता है। क्या सोडियम बना सकता है? क्या पोटेशियम बना सकता है? रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, व्हाटएवर बना सकते हैं या नहीं? तो सीधी सिंपल सी एक स्टेटमेंट में आपको बता देना चाहता हूं, ओनली लिथियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। किसमें? एल्कलाई मेटल में। और एल्कलाई अर्थ मेटल में सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम ही कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस मैं लिथियम की अगर बात करूं, हमने अभी अभी देखा कि लेस साइज होना चाहिए। तो अगर लिथियम कैटायन है मेरे पास, तो भैया सबसे छोटा साइज तो किसका है? साइज में देखा जाए सबसे छोटा साइज किसका? लिथियम का ही हुआ ना बेटा सबसे छोटा साइज। अगर मैं साइज की बात करने लग जाऊं तो साइज में सबसे छोटा कौन है मेरे पास? लिथियम ही तो हुआ। सबसे बड़ा कौन है मेरे पास? सीजियम। तो क्या मुझे बड़ा साइज लेना है? नहीं लेना। ठीक है, एक तो मैं ये कॉमन सेंस बना रहा हूं, एक कोई कंसेप्ट नहीं, मैं कॉमन सेंस बना रहा हूं। ठीक है, फिर क्योंकि अगर कंसेप्ट होता तो आप बोलते सर फिर बेरिलियम मैग्नीशियम क्यों ले लिया? मैग्नीशियम भी तो बड़ा साइज है, ये क्यों ले लिया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं तो एक लॉजिक चीज बना रहा हूं, मैं वो कंडीशंस के साथ खेल रहा हूं कि मेरा दिमाग किस तरीके से अप्रोच कर ले कि कुछ चीजों को सही मान ले, जबकि वो
कुछ कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट है ही नहीं उन चीजों का। ठीक है, अभी आप में से बहुत से बच्चे बोलोगे अरे सर एक बात बताओ, ये है आपके पास Be2+ और ये है आपके पास Mg2+, इसमें Mg2+ का साइज बड़ा है तो आप इसको क्यों ले रहे हो? आप ही ने कहा ना साइज डिक्रीज होना चाहिए, तो इसको क्यों ले रहे हो, ये तो बड़ा साइज है। मैं वही कह रहा हूं कि मैं कोई कंसेप्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी कंडीशंस के ऊपर अपनी कॉमन सेंस या अपने सेंस ऑफ ह्यूमर अप्लाई कर रहा हूं। मुझे पता है कि 3 कंडीशन है, साइज छोटा, तो ठीक है मैंने यहां पे बात कर ली कि लिथियम। याद रखने की ट्रिक है, आपसे कह रहे हैं कि भाई एल्कलाई मेटल में लिथियम बना सकता है कॉम्प्लेक्स, तो भैया याद रखने की ट्रिक है, हमें कैसे पता चलेगा लिथियम को याद रखना? ठीक है, ट्रिक है भाई, साइज छोटा तो लिथियम का साइज छोटा। अब आप बोलोगे सर इसमें कैसे याद रखेंगे? अबे जब इसमें याद रख लिया तो माइंड में एक चीज और क्लियर करेगी ना कि एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल क्या है, एक तरीके से भाई भाई हुए, ग्रुप वाइज। तो जो इसके लिए बोल रहे हो वो कम से कम पड़ोसियों के लिए भी बोल लोगे। ठीक है, तो यहां पर बेरिलियम और मैग्नीशियम ही कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल की कहानी है। अब आप बोलोगे सर वेकेंट ऑर्बिटल की कहानी कैसे पहचानेंगे? बताता हूं मैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई यहां पर बेरिलियम की। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात बहुत बढ़िया तरीके से। पहले लिथियम का देखते हैं केस। मैंने कहा कि मेरे पास लिथियम है, ठीक है, क्या है मेरे पास? लिथियम। अपने को बनाना है कॉम्प्लेक्स, तो मेरे पास अवेलेबल है लिथियम। सुनिएगा जरा, कैटायनिक फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है AlH4 एनायनिक फॉर्म में। ये अपने आप में क्या है, इस तरीके से है। ठीक है, तो लिथियम कहां साइड में इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, क्या नाम है इसका? ये एक्चुअली है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है ये? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी कॉम्प्लेक्स ही एक तरीके का। ठीक है, फिर अब यहां देखना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बात समझ में आएगी। अब जस्ट सपोज कि मेरे पास अवेलेबल है BeF2। BeF2 कैसे बनता है भाई? सीधी सिंपल सी बात है, इस तरीके से बनता है BeF2। अब बोलोगे सर एक बात बताओ, BeF2 बना रहे हो, वेकेंट ऑर्बिटल कहां से लाओगे? बेरिलियम में तो वैसे भी नहीं थे, 2 फ्लोरीन चिपका रखे हो जबरदस्ती के। आप कह रहे हो 2 और चिपका दो, 2 और चिपका दो, यही कह रहे हो आप। तो यही तो भाई कहानी है। अब जिसके पास ऑर्बिटल नहीं उसके बारे में आप सोच रहे हो कि कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वैसे तो कॉम्प्लेक्स सब बना देते हैं। ठीक है, एक फ्लोरीन कहां से आ रहा है भाई? ठीक है, ये चिपकेगा इधर, ठीक है, ये चिपकेगा इधर। क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ये। ठीक है, अब स्टेबल है अनस्टेबल है वो बात की बात है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास Be2+ आयन था और यहां पर 4 इक्विवेलेंट ऑफ H2O आयन है, क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स बना रहा है, BeH2O होल 4 2+। ये सीधी सिंपल सी बात है। AlF3 था, 3 फ्लोरीन है, हम जानते हैं एल्यूमिनियम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, बना दिया AlF6। क्या बना दिया? AlF6 बना दिया। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? और आगे की चलो कहानी देखते हैं जरा, और आगे की कहानी क्या है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे? 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, सोचो जरा। CF4 2 फ्लोरीन, साला ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, बन सकता है क्या? देखो, बोरोन की कहानी देखी जाए तो बोरोन में 2pz ऑर्बिटल होता है क्या? वेकेंट। ठीक है, एल्यूमिनियम की कहानी देखी जाए तो एल्यूमिनियम में वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। ठीक है, और कौन से वेकेंट? इसमें तो डी भी अवेलेबल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। ठीक है, फिर यहां लिखा है बोथ A एंड B। अब बोथ A एंड B, भाई A एंड B तो आंसर हो ही नहीं सकते ना, क्यों? कार्बन में कहां तुमको वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है? CF6 तुमको कहां बनता हुआ दिख रहा है? ये पॉसिबल है बन सकता है, ये पॉसिबल है बन सकता है, ये पॉसिबल नहीं है बन सकता। तो ये आंसर, ये तो कट गए। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो ए पॉसिबल नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर।
ये पॉसिबल ही नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है कार्बन के पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लेम टेस्ट फॉर एल्कलाई मेटल्स। तो ये बात आपको याद रखनी है एज इट इज, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है ना, जब हम एल्कलाई मेटल का फ्लेम टेस्ट करते हैं या कंबशन करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकालते हैं ड्यू टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, लाइक पैरा और डाया वॉटएवर जो भी है। ठीक है, तो मेटल्स लिए हैं एक तरफ और उनका फ्लेम टेस्ट। लिथियम किस कलर को प्रोड्यूस करता है? क्रिम्सन रेड। सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वॉयलेट, रुबिडियम वॉयलेट, सीजियम ब्लू। याद रखना है। ठीक है, इस पे ज्यादा कुछ बात करूंगा ही नहीं। फिर हम बात करेंगे फ्लेम टेस्ट फॉर व्हाट? एल्कलाई अर्थ मेटल। अगेन मेटल और उसका फ्लेम टेस्ट। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता। मैग्नीशियम की बात करें तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता। वहीं कैल्शियम की बात करें तो वो ब्रिक रेड कलर, ठीक है, एकदम ये जो रेड कलर देख रहे हो बिल्कुल ब्रिक रेड है, जो जिससे मैं लिख रहा हूं मार्कर का कलर, प्रोड्यूस करता है। स्ट्रोंटियम की बात करें तो भैया डार्क रेड प्रोड्यूस करेगा, और बेरियम की बात करें तो एप्पल ग्रीन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है गाइस, नाउ अब बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों कलर नहीं दिखा रहे, इसका रीजन क्या है? ठीक है, बिकॉज हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज द मेन रीजन फॉर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर देयर कलर, यानी कि कलरलेस है फ्लेम टेस्ट पर। ये आगे की कहानी। केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कवर अप हो गई हैं एस ब्लॉक में, एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाई अर्थ मेटल के केस में। ठीक है, आइए केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी की, यानी कि एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाई अर्थ मेटल्स किस तरह से रिएक्टिविटी शो करेंगे, करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल, करस्पॉन्डिंग कंपाउंड, एज अ कैटलिस्ट, व्हाटएवर, रिएक्टिविटी कैसे शो करनी है हम उसके बारे में एनालाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ए ग्रुप यानी कि एल्कलाई मेटल। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो, यहां रिएक्टिविटी कई चीजों पर डिपेंड करती है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पर स्पीशीज अपनी रिएक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गई, उनका एटॉमिक साइज हो गया, आयनिक मोबिलिटी हो गई, हाइड्रेशन हो गई, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में जो पढ़े हो उसका एप्लीकेशन केमिकल प्रॉपर्टीज में लगता है। अब आपने जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज में अप्लाई की जाएंगी, तभी तो हमें चीजों के बारे में और आसानी से पता लगेगा। ठीक है, तो यहां सीधा सिंपल सा मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो एल्कलाई मेटल का केस कैसा है? लिथियम इज वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज लाइटेस्ट एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.0। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, हालांकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से रिएक्टिविटी का मतलब इतना नहीं होता, ये तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है? सीजियम। सीजियम को अगर आप वाटर में डालोगे, सीजियम को आप वाटर में डालोगे, एक्सप्लोजिव नेचर का है, फट जाएगा, एक्सप्लोड होगा। ठीक है, एक एक्सप्लोड होगा, हाईली रिएक्टिव नेचर है सीजियम का। ठीक है, फिर एल्कलाई अर्थ मेटल के केस में बात कर ली जाए तो बेरिलियम इज वेरी लेस रिएक्टिव एंड बेरियम इज वेरी हाई रिएक्टिव। तो ये आपका ऑर्डर है। ठीक है, यानी कि सीधी सिंपल सी बात है कि मुझे रिएक्टिविटी के बारे में बात करनी है तो मैं कहूंगा कि भाई जब आप पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आ रहे हैं, किसके अंदर, किसके अंदर? एल्कलाई मेटल के और एल्कलाई अर्थ मेटल के केस में, सारे ग्रुप में नहीं। पता चले डी ब्लॉक में भी यही कहानी घुसेड़ दो, पी ब्लॉक में भी यही कहानी घुसेड़ दो, नहीं। एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल की बात कर रहा हूं तो सिर्फ उसी के बारे में। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, सीधी सिंपल सी बात है, आपकी रिएक्टिविटी। ठीक है, क्या हो रही है? रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये बात याद रखनी है आपको, आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये दोनों केसेस हो गए। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्राइड, यानी कि मान लीजिए आपके पास अवेलेबल है आपका एल्कलाई मेटल और आपके पास अवेलेबल है आपका एल्कलाई अर्थ मेटल।
हम जानते हैं एल्कलाई मेटल का कैटायनिक कैसा दिखता है, लाइक M+, और एल्कलाई अर्थ मेटल का कैटायन कैसा दिखता है वो भी हम जानते हैं, M2+। आपसे कह रहे हैं कि हाइड्राइड, रिएक्शन विथ हाइड्राइड कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। हाइड्राइड मतलब समझते हो, H- इज योर हाइड्राइड, ये है आपका हाइड्राइड। तो यहां तो बैलेंस हो गया, क्या बन गया, MH। यहां कितने हाइड्राइड चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, बैलेंस करना है ना, क्या बन गया, बता जल्दी। MH2। एग्जाम्पल देखें, लिथियम हाइड्राइड, एग्जाम्पल देखें, बेरिलियम हाइड्राइड, यही केस है, यही केस है, दिखाई दे रहा है ये सब, ठीक है। आपके पास M है, आपके पास H2 है, हीट दी आपने, बना रहे हो MH, या फिर ऐसा भी समझ लो कैटायन है, एनायन है, क्या बन रहा है, MH, ठीक है। दो तरीके से हाइड्राइड बना सकते हैं, लिथियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड वाला केस, ठीक है। ये किसका केस था, एल्कलाई मेटल का। अर्थ मेटल पे आएंगे अब लोग, यहां देखना आप जरा, वो देखो, ठीक है। यहां क्या कहा जा रहा है तुमसे, यहां कहा क्या जा रहा, ठीक है। अब यहां सीधी सिंपल सी बात है, इक्वेशन दोनों की सेम है, आपको दिख रही होंगी, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। हमें इक्वेशन पे अभी ध्यान नहीं देना, वैसे जो मैंने कंसेप्ट बताया था ना उस पर फोकस कर लो, हमें इक्वेशन पे इन पे ध्यान नहीं देना अभी, ठीक है। मतलब इस पे ध्यान नहीं देना है आपको, छोड़ दो। वो जो मैंने बताया था ना कंसेप्ट वो सही, देखो एग्जांपल BH2 हो गया, MgH2 हो गया, CaH2O, SrH2, BH2, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब BeH2 और भी बनाने के तरीके हैं। मान लो मेरे पास BeCl2 था, बेरिलियम क्लोराइड, इसमें रिएक्शन करी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पता है क्या करता है, H- आयन निकाल के देता है, ये क्या है, सोर्स ऑफ H- आयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो H- आयन का बेटर सोर्स है, ठीक है। अब इससे बना क्या, जो BeCl2 है वो किस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, ये डिसोसिएट होगा इस तरीके से, Be2 प्लस 2Cl-, ठीक है। उधर से यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, यहां से तुमको मिल जाएगा क्या, H- आयन, ठीक है, H- आयन मिल जाएगा। अब सीधी सिंपल सी बात है, रिएक्शन बैलेंस करोगे, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे क्या, BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3, तो मेन प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, BeCl2। मतलब और हाइड्राइड कैसे बनाते हैं वैसे भी मेथड बताई गई है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस आपको यही देखना है, रिएक्शन विथ हाइड्राइड। तो रिएक्शन विथ हाइड्राइड में दो ही चीजें आपको देखनी है, पिछली स्लाइड पे वापस चलते हैं, दिस इज द मेन थिंग, ये चीज आपको देखनी है, ये एग्जाम्पल था, ये इसके लिए देखना है, ये उसके एग्जाम्पल थे, ठीक है। और आगे की बात कर लेते हैं, MH रिएक्ट विथ वाटर। MH मतलब पता है किसकी बात हो रही है, MH मतलब सीधी सिंपल सी बात हो रही है एल्कलाई मेटल्स के हाइड्राइड की, यानी कि LiH, NaH, KH, RBH, CSH, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास MH था, रिएक्शन विद वाटर, तो H2O से रिएक्शन कराई, अब इसको जरा तोड़े तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा M प्लस H-, इसको तोड़ो यार, इसको तोड़ा तो H प्लस और OH-, आयन एक्सचेंज करा है, M चल पड़ा OH की तरफ, H चल पड़ा इसकी तरफ, प्रोडक्ट बना MOH और H2 गैस रिलीज। ये कहानी थी, बहुत आसान चीज थी, ये तो बहुत आसान चीज थी, ठीक है। अब ये किसका केस है,
एल्कलाइन अर्थ मेटल का केस है, ठीक है। किसका केस है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको लेके आओ मैदान में जरा। अर्थ मेटल का केस है मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? BH2 हो गया, MgH2 हो गया, ठीक है, CaH2 हो गया, ओके। इस तरीके अभी इतना ले लेता हूं यार मैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात। BH2 है, ये क्या कर रहा है? रिएक्शन किससे कर रहा है? H2O से। क्या बना रहा है? MOH होल ट्वाइस प्लस H2। सीधी सिंपल सी बात है, ये ब्रेक होगा किस में? ये ब्रेक हुआ है M2 प्लस में, ठीक है। इसको ब्रेक करो। अच्छा अभी ये भी बचा हुआ है, ये किस में ब्रेक होगा? 2H माइनस में, है ना। इसको ब्रेक किया तो ये ब्रेक हुआ H प्लस में, हाँ या ना। H प्लस में ब्रेक हुआ ये, और किस में ब्रेक होगा? ये OH माइनस आयन में ब्रेक हो गया। क्या बन के आ रहा है यहाँ पे? हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे? हाइड्रोक्साइड। वहां पे भी हाइड्रोक्साइड बन रहा था, ये भी हाइड्रोक्साइड बना रहा था, ये भी हाइड्रोक्साइड बना रहा था। एल्कलाई मेटल्स भी हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, एल्कलाई अर्थ मेटल भी हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात CaH2 के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है CaH2। ये जो CaH2 आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हाइड्रोलाइथ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए CaH2। कैल्शियम का हाइड्राइड इज नोन एज हाइड्रोलाइथ, ठीक है, ओके। और हाइड्रोलाइथ का मेन यूज कहां पे किया जाता है? हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन में किया जाता है, इंडस्ट्रियल स्केल पर, ठीक है। जैसे कि CaH2 है भाई आपका, वाटर से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये आपका साइड प्रोडक्ट रहेगा यहां पे, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका यहां पे? H2 गैस। लेकिन अगर मैं यहां देखूं बेरिलियम हाइड्राइड वाटर से रिएक्ट करे, क्या बनेगा भाई? BeOH होल ट्वाइस प्लस H2। अब प्रोड्यूस तो यहां पे भी H2 हो रही, लेकिन मेन प्रोडक्ट होगा मेरे लिए ये, ठीक है। ये हाइड्रोलाइट का केस अलग था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ओके। आगे बढ़ते हैं यार। फिर हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की। हम जानते हैं भाई ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिसिटी में पढ़ रखा है, पीरियोडिसिटी में पढ़ रखा है, ऊपर से नीचे आने पर आपकी थर्मल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी लिख दिया मैंने, क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, थर्मल स्टेबिलिटी का मैंने आपको बताया, अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीज होती क्यों है यार? रीजन क्या है? रीजन भी आपको बताऊंगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी के। एक तो ये मेन रीजन है, इसके अलावा एक और भी रीजन है, वो भी बताऊंगा, सुनना मेरी बात। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी, वो भी किसके केस में? सिर्फ हाइड्राइड के केस में मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी अदर केस की बात ही नहीं कर रहा कि हाइड्रोक्साइड ले आऊं या कार्बोनेट ले आऊं, व्हाटएवर। मैं हाइड्राइड के केस में बात कर रहा हूँ, वो भी अल्कलाई मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल के केस में। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। अब सबसे पहली बात यह है कि जब मान लीजिए कि जो लिथियम है हाइड्रोजन से क्या कर रहा है भाई? लिथियम प्लस है, ये माइनस है, ये क्या बना रहा है? लिथियम हाइड्राइड बना रहा है, और वो भी क्या बना रहा है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में बना रहा है, ठीक है। और पूरी तरीके से क्या है? कंपाउंड अपना आयोनिक है, ठीक है। नेचर में क्या है? आयोनिक है। मैं एक लिथियम हाइड्राइड का एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हमारे मेटल ने हमारे डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी और ये क्या बना दिया? अभी तो मैं आयनिक फॉर्म में बता रहा हूं, लेकिन ऐसा सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि मेटल हमारे पास था, हमारे ड्राई डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी और आपका क्या बना रहा है? लिथियम हाइड्राइड बना रहा है। लिथियम हाइड्राइड इन द सेंस कि इसकी कहानी है ये, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में क्रिएट हो रहा है, 100% आयनिक है ये, ठीक है। अब दूसरी कहानी क्या हो रही है कि जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपके मेटल्स का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने के साथ साथ आपको दिमाग में एक चीज और क्लिक करेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, बिटवीन देम।
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है मुझे कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो कॉमन सेंस की बात है, यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी भी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरीके से रहेगा। ठीक है, वहीं अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो ये ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, ये आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है ये? ठीक है, ये आपके रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर है, ये भी आपके रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ ऑक्साइड। अब ऑक्साइड में तो बहुत सारे आते हैं यार, ऑक्साइड में तो फिर हमारे पास ये भी आता है भैया, O2 माइनस भी आता है, हमारे पास O2 माइनस भी आता है और O2 माइनस भी आता है। एक पर ऑक्साइड होगा तो एक नॉर्मल ऑक्साइड होगा तो एक सुपर ऑक्साइड होगा, बहुत सारे आते हैं, एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं सबको। ठीक है, डिवाइड करते हैं पार्ट वाइज। यहां पर हम बात करेंगे एल्कलाई मेटल के लिए और यहां पर हम लोग बात करेंगे एल्कलाई अर्थ मेटल के लिए। ठीक है, एल्कलाई अर्थ मेटल के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, दैट इज O2 माइनस। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड दैट इज O2 माइनस। जस्ट सपोज के सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्कलाई मेटल, तो मैं बताना चाहता हूं लिथियम ओनली फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, कैसे बनाया होगा लिथियम ने? लाइक दिस, इस तरीके से बनाया होगा, है ना। फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो शायद मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूं, 2 इक्विवेलेंट ऑफ M कैटायन O2 माइनस M2। अब यहां पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा साइड करो। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम ही नॉर्मल ऑक्साइड बना सकते हैं। कैसे? जब सपोज मान लो कि हमारे पास अवेलेबल है Be2+ और ये हमारे पास अवेलेबल है Mg2+। ठीक है, ओके, और ये हमारे पास आ गया हमारा O2 माइनस और ये हमारे पास आ गया हमारा O2 माइनस। क्या बनाया है यहाँ पे? ये बन गया हमारा यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड और ये हमारा बन गया क्या है यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, लाइक दिस। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं अप्रोच दिखाऊं तो अप्रोच शायद मेरे लिए ऐसी होगी, मेरे पास अवेलेबल है M2 कैटायन, ये है O2 एनायन और ये बना रहे हैं MO, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड के बारे में बात कर सकते हैं। किसके केस में? एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल। तो एल्कलाई मेटल में सिर्फ लिथियम बना सकता है नॉर्मल ऑक्साइड और यहां पर बेरिलियम और मैग्नीशियम बना सकते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, वैसे तो बात इसकी नहीं है, हमने कैल्शियम ऑक्साइड भी देखा है। कैसे? हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बन सकता है। मैं सिर्फ इतना नहीं बता रहा हूं कि बेरिलियम मैग्नीशियम भी बना सकते हैं, आप तो ये समझ के चलिए यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है? उसकी एक केमिकल रिएक्शन है, ऐसे इस तरीके से डायरेक्टली नहीं बनेगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, बनाने को बना भी लोगे, थोड़ा आगे की कहानी देखते हैं। फिर हम बात करते हैं परऑक्साइड का केस, यहां पर 2 माइनस आएगा। ठीक है, तो परऑक्साइड का केस अगेन एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो वही अगेन जहां पर मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, आप देखना बहुत बढ़िया तरीके से। अब मुझे पता है कि सोडियम मुझे कितनी क्वांटिटी में लेना है। ठीक है, नॉर्मली डाला हुआ है, अभी तो आपकी आंखों के सामने के पराक्शन में सोडियम डाल दिया है, बोल रहे हैं कि O2 से रिएक्शन करो तो Na2O2 बनेगा। O2 भी कौन सा, यहाँ 2 माइनस लगा ही नहीं है। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात है, हमें जरूरत है कितने कैटायन की? सोडियम के 2 कैटायंस की जरूरत है। ठीक है, ये हमारे पास O2 2 माइनस है और ये क्या बना जाएगा? यहाँ पर सोडियम का परऑक्साइड बन जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2O2। सीधी सिंपल सी बात है, मैं यही कहना चाह रहा हूं शायद इनडायरेक्टली कि हमें 2 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कैटायन की जरूरत है। ठीक है, O2 2 माइनस और ये बना के क्या दे रहा है? M2O2। वहीं अगर मैं इस तरफ देखूं तो इस तरफ मैं देखूं यहाँ पे, वैसे तो बेसिकली आपके सामने अभी एग्जांपल में क्या दिखाया गया है? कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम के क्या? परऑक्साइड। लेकिन मैं सीधा सिंपल से एक चीज बताता हूं, मान लो कि मुझे क्या चाहिए भाई, मेरे पास अवेलेबल है मेरा M2 कैटायन और मेरे पास अवेलेबल है O2 2 माइनस आयन। ठीक है, क्या बन रहा है मेरे पास यहाँ पे? सीधा MO2 बन रहा है।
यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास अवेलेबल था Ca2 प्लस आयन प्लस मेरे पास अवेलेबल था O2 माइनस आयन, इससे मैंने बना लिया CaO2 कैल्शियम पर ऑक्साइड। ठीक है, अब मैंने यही तीनों स्पेशल क्यों लिए, क्योंकि इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताना चाहता था। एक्चुअली लैटिस डिफेक्ट होने के कारण ये तीनों कलर शो करते हैं, और मैग्नेटिक बिहेवियर इनका क्या है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, लैटिस का मतलब क्या होता है आपको पढ़ाया गया होगा सॉलिड स्टेट में, मैं बताना चाहता हूं। एक तो ये जब क्या बना रहे हैं, परऑक्साइड बना रहे हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर इंटरस्टिशियल पोजीशन या फिर वॉइड्स में हमें देखने को मिलेगा कि अगर ये बीसीसी अरेंजमेंट है या फिर अगर ये सीसीपी अरेंजमेंट है, ठीक है, या फिर ये एफसीसी अरेंजमेंट है, व्हाटएवर अरेंजमेंट के बेसिस पर इंटरस्टिशियल पोजीशन देख लीजिए, लेटेस्ट डिफेक्ट देख लीजिए, वहां पर आपको इनके कलर बिहेवियर के बारे में पता लगेगा। एज वेल एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम लोग क्या जज करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो गाइस मैंने यहां पर इनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी आपको बताना चाहा है, दैट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। फिर हम लोग बात करेंगे यहां पर सुपर ऑक्साइड की। तो सुपर ऑक्साइड के लिए भी वही बात मान लीजिए आप, एक तरफ अपन एल्कलाई मेटल्स की बात कर लेंगे और एक तरफ अपन एल्कलाई अर्थ मेटल्स की बात कर लेंगे। ठीक है, सुपर ऑक्साइड होता क्या है, O2 माइनस ओनली। ठीक है, तो अब यहां देखो आपके पास अवेलेबल है M, इट इज रिएक्टिंग विथ O2 माइनस, बना क्या रहा है MO2। मतलब सीधी सिंपल सी बात है यार, तुम्हारे पास K प्लस था मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये था O2 माइनस, क्या बना दिया इसने, सीधी बात है यार KO2 बना डाला, ये कहानी है। ये है तुम्हारे पास KO2 RbO2 CSO2। यहां देखें तो ये तो बनाएंगे ही नहीं, डज नॉट फॉर्म। क्यों, अबे एक नेगेटिव चार्ज है तुम्हारा कैटायन, 2 कैटायन लेके बैठा होता है। अगर ये होता तो पॉसिबल था, लेकिन होता क्या है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये कहानी है। M2 प्लस है ना वो। अब आप ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि अरे सर ऐसा कर लें, तो ये तो होगा ही नहीं ना, नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कलर्ड की। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देख लें जरा, किसके, कौन के कलर की बात कर रहा हूं, अरे ये जस्ट अभी अभी जो निकला है, क्या निकला है, परऑक्साइड का केस। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्साइड इज ग्रेटर देन परऑक्साइड ग्रेटर देन सुपर ऑक्साइड। ये है आपके पैरामैग्नेटिज्म का बिहेवियर। नॉर्मल ऑक्साइड इज मोर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, फिर परऑक्साइड तो आ जाएंगे आपके डायामैग्नेटिक, वो भी एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में। फिर सुपर ऑक्साइड तो वो तो बनता ही नहीं है उधर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, कलर्ड कंपाउंड पता है क्यों होते हैं, एक तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी जिम्मेदार होता है इस चीज के लिए, जरूरी नहीं है लेटेस्ट डिफेक्ट ही जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो। मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी रिस्पॉन्सिबल होता है कलर शो करने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे यहां पर बेसिक कैरेक्टर। रिएक्शन विद ऑक्साइड हम लोग देख ही रहे हैं, तो बेसिक कैरेक्टर अब हम जानते हैं यार, मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखे जाते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करूं मैं, तो मेरे पास अवेलेबल है Li2O से लेकर CS2O तक। आप अप टू डाउन जा रहे हैं, ठीक है, आप अप टू डाउन जा रहे हैं, आपका क्या बढ़ रहा है, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। सीधी सिंपल सी बात है यार, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, तो कॉमन सेंस की बात है, आपकी एसिडिटी डिक्रीज हो रही है ना, एसिडिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। वही यही केस यहां पे देख लो, ये किसका केस है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का केस है, और ये किसका केस था, एल्कलाइन मेटल्स का केस था। ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे आपकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों, और भी बहुत सारे रीजन है। ठीक है, रीजन में मान लो एटॉमिक साइज भी ले लेते हैं, इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं यार जो आपको देखनी होती हैं बेसिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, ये सब याद रखनी है। आगे बढ़ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं यार हाइड्रोक्साइड का केस। अब हाइड्रोक्साइड मतलब
इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से वही बात कर लेंगे यार, एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। आ जाइए। सो हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, ऐसे ही थोड़ी बन जाता भाई। हमारे पास है मेटल का ऑक्साइड, रिएक्शन कर रहा है वाटर से, तब जाके क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल था Li2O, उसने रिएक्शन करी H2O से, क्या बनाया, 2 इक्वलेंट ऑफ LiOH। देखते हैं कैसे, तोड़ दो यार इसको, तोड़ो इसको, 2Li प्लस प्लस, ये कैसे टूटेगा ये कैसे टूटेगा जल्दी बताओ। हाँ, किस तरीके से, O माइनस O2 माइनस, ऐसे ही टूटेगा, ठीक है। ये कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस OH माइनस, ऐसे टूटेगा। बस खेल खत्म करवाओ, और क्या बनाओ, लिथियम को हटाओ इससे, इसको हटाओ इधर, वाटर वापस से ठीक है, हाइड्रोक्साइड भी बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये कहानियां इस तरीके से देखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोक्साइड में। ये ऑर्डर पता नहीं काय का लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ इंडिकेट कर रहा है, बेसिसिटी का है, एसिडिटी का, काय का ऑर्डर है, ठीक है, बेसिसिटी का, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड के, कैसे बनेगा। हमारे पास है एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड, वाटर से रिएक्ट कराया, सीधे सिंपल सा हमारे पास हाइड्रोक्साइड क्रिएट हो गया। ये ऑर्डर है आपका, क्या आएगा, जो इसका था वो एसिडिटी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन विद वाटर। सुनना, हमारे पास अवेलेबल है मेटल, जब वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है तब क्या बना रहा है, ये बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। बात कर लेते हैं ये मेटल है कौन सी। अबे एक तरफ एल्कलाइन मेटल लेके चल रहे हैं हम लोग, एक तरफ एल्कलाइन अर्थ मेटल लेकर चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो अगर लिथियम की बात करें, लिथियम इज वेरी लेस रिएक्टिव। सोडियम पोटेशियम क्या होता है बेटा, इजिली रिएक्ट कर जाते हैं। फिर अगर रुबिडियम सीजियम की देखें तो साले ये क्या करते हैं, वाटर के साथ एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं, फट जाते हैं पानी में जाते ही। और अब मेरी बात सुनना, हमारे पास है मेटल रिस्पेक्टिव जो भी है, H2O से रिएक्शन की उसने वाटर के साथ, उसने बनाया हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज की साथ में। अब हम बात कर लेते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल का केस। तो यहाँ हमारे पास एल्कलाई मेटल अवेलेबल है, कौन सी, एल्कलाइन अर्थ मेटल, वाटर के इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करी, कितने, 2 इक्विवेलेंट में, व्हाटएवर। हमें क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारा रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं अब हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंगली बात करूं, तो पहले बेरिलियम के बारे में बात कर लें। तो ये वाटर के साथ तो रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, लेस क्या है, नेग्लिजिबल रिएक्शन में जाएगा। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है इनकी, आपको याद रखनी है, ठीक है। बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर ओनली, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर ओनली ड्यू टू रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और रिएक्टिविटी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार नाइट्राइड्स की, ठीक है। तो नाइट्राइड में कौन से नाइट्राइड देखोगे भाई आप लोग, आ जाओ। अब बात कर लेते, फिर से तोड़ो भाई इन चीजों को, एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। सबसे बड़ी कहानी कि सिर्फ लिथियम रिएक्ट कर सकता है नाइट्रोजन से और नाइट्राइड बनाता है, जिसे हाइड्रोलाइसिस कराने पर अमोनिया बनता है। सुनना मेरी बात, लिथियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन से और नाइट्राइड बनाता है,
लिथियम ने रिएक्शन करी नाइट्रोजन से और नाइट्राइड बनाया, ठीक है, और जिसने बाद में हाइड्रोलाइसिस किया और अमोनिया बना दिया और लिथियम हाइड्राइड भी प्रोड्यूस कर दिया। ये कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है। नाइट्राइड के केस में लिथियम नाइट्राइड कैसे बना? नाइट्राइड होता क्या है? देखो कुछ बच्चे सोचते हैं सर N3- होता है, अबे ये एजाइड है तो नाइट्राइड क्या है? फिर सोचो, ठीक है। Li3n लिखा है ना, यहां से हिंट समझ में आ जाएगी, ओके। हाँ, अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ऑल ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, सब रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ, बेरिलियम से लेके बेरियम तक, ठीक है। और N3N2 टाइप के नाइट्राइड्स बनाते हैं। N3N2 मतलब अरे सीधी सिंपल, जैसे ये रहा Be3N2 Mg3N2 Ca3N2 एंड सो ऑन। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये आपको हाइड्रोक्साइड दे देंगे रिस्पेक्टिवली और अमोनिया रिलीज कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। ये है नाइट्राइड का केस एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में, जहां आपको अमोनिया गैस रिलीज होती हुई दिखाई देगी हाइड्रोलाइसिस पर, ठीक है। यहां भी अमोनिया गैस रिलीज होती हुई दिखाई देगी हाइड्रोलाइसिस पर। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां सिर्फ और सिर्फ लिथियम रिएक्ट कर सकता है नाइट्रोजन से और लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सोडियम नाइट्राइड हो, पोटेशियम नाइट्राइड हो, तो उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहां देख लिया जाए तो यहां सारे एलिमेंट्स नाइट्राइड बनाएंगे। आगे आ जाइए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कार्बाइड्स की, ठीक है। कार्बाइड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जस्ट अ मिनट, कहाँ गया जरा, हाँ ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ है भाई अपना। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन अर्थ मेटल की, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर वो एल्कलाइन मेटल कहाँ गया? तो सुने हो सोडियम कार्बाइड है, लिथियम कार्बाइड, बोलने में अच्छा लग रहा है। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास अवेलेबल है बेरिलियम कार्बाइड Be2C, इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया, क्या बना रहा है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में मीथेन गैस रिलीज कर रहा है। आपको कॉमन सेंस एक चीज बताऊंगा, मेरे पास है कैल्शियम कार्बाइड, हाइड्रोलाइसिस की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, इथाइन बना रहा है। मेरे पास है मैग्नीशियम कार्बाइड, मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और यहां पर क्या बन रहा है? CH3। ये क्या बन रहा है यहां पे? अरे हाँ, CH3 CCH, अरे ये इस तरीके से बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन, ये बन रहा है, ठीक है। फिर बेरियम कार्बाइड की रिएक्शन अपन ने कैसे कराई? नाइट्राइड से। तो पहले तो बेरियम का साइनाइड बनाया, मतलब आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनते जा रहा है साइड में, समझ में आ रही है मेरी बात? तो कार्बाइड्स की रिएक्शन कुछ इस तरीके से, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन हम लोगों ने N2 से कराई, नाइट्रोजन से क्या बनाया? कैल्शियम NCN, कैल्शियम थायोसाइनाइड, ठीक है। यहां क्या बना? बेरियम साइनाइड। थायो कैसा दिखाई देगा? NCN टाइप। तो ये आपके कार्बाइड्स का केस है, ठीक है। इथाइन की बात कर ली जाए तो भैया आपको पता है ना, इथाइन क्या? हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। इथाइन मतलब 2 कार्बन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये है आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन्स, ये मीथेन आपको पता ही है, ठीक है। ये आपको देखना है। और आगे चलते हैं, हैलाइड्स की बात कर लेते हैं बच्चों। अब हैलाइड्स की आ जाओ। अगर मेरे पास मेटल हाइड्रोक्साइड है और वो अगर हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करे, मेटल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करे, तो क्या बनेगा? मेटल हैलाइड और H2O। मान लो कि मेरे पास अवेलेबल था LiOH, इसने रिएक्शन करी HF के साथ, क्या बनाया इसने?
कैटायन एनायन में डिवाइड कर लो, Li प्लस OH माइनस H प्लस F माइनस, आयन एक्सचेंज कराओ, लिथियम फ्लोराइड बनाया, ठीक है, और वाटर बन गया। ये कहानी है, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरीके का कोई ऑक्साइड है लाइक N2O टाइप की वैरायटी, ठीक है, और अगर ये हमारे हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करे तो क्या बना रहा है, मेटल का हैलाइड बन रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। मान लो मेरे पास अवेलेबल था Li2O, ठीक है, रिएक्शन करी किससे, 2 इक्वलेंट ऑफ HF से, क्या बना रहा है ये हमारा, 2 इक्वलेंट ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल हैलाइड, 2 इक्वलेंट ऑफ LiF प्लस क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे पास अवेलेबल है कार्बोनेट, और वो कार्बोनेट किससे रिएक्शन कर रहा है, हमारे हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है। हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है तो हमें क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, समझना मेरी बात, एक मिनट। हाँ, मेटल का कार्बोनेट था मेरे पास MCO3, सो मेटल कार्बोनेट मेरे पास अवेलेबल था जिसने हमारे हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करी और क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्राइड, और हमारा कार्बोनेट ही अलग हो गया। मान लो कि मेरे पास अवेलेबल था LiCO3, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, इसने रिएक्शन करी, किससे रिएक्शन करी, 2 इक्वलेंट में HF ले लीजिए, क्या बन गया, 2 इक्वलेंट में आपके पास आपका ये आ गया, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, लिथियम हाइड्राइड आ गया आपके पास और H2CO3 अलग। एक मिनट रुक जाओ जरा, तो ये X कहां चला गया, X कहां चला गया फिर, ये तो गलत लिखा हुआ है, शायद कहीं ना कहीं गलती हुई है हमसे। मेटल कार्बोनेट ने रिएक्शन करी किससे, H2CO3, दैट इज करेक्ट, यहाँ कहीं गलती हो रखी है, ओके, नो इशू, इसको हम सुधारेंगे अभी। हाँ, सो गाइज यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत लगा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक तरीके से करते हैं अपन इसको, कहाँ गया ये, ओके, तो ये है हमारा N2CO3, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और यहां पर क्या बना रहा है, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले तो मैं इसको मिटा दूं, H नहीं है ये अपना X है, ठीक है, क्या है ये अपना X है, X, ठीक है। तो अब यहां देखना क्या बन रहा है प्रोडक्ट, मान लीजिए कि आपके पास था लिथियम का कार्बोनेट या व्हाटएवर जो भी था, सोडियम कार्बोनेट था आपके पास, मान लो Na2CO3 था आपके पास, इसने रिएक्शन करी किसके साथ, 2 इक्वलेंट ऑफ HF ले लो, ठीक है, 2 इक्वलेंट ऑफ क्या ले लो, HF ले लो, क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, 2 इक्वलेंट ऑफ व्हाट, क्या बन जाएगा, 2 इक्वलेंट में आपके पास सोडियम फ्लोराइड आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, H2CO3 आ जाएगा, ठीक है, इस चीज का ख्याल रहे। फिर है हमारे पास हमारा रिस्पेक्टिव मेटल और जो हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है, तो इस तरीके से बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर स्टेबिलिटी देख ली जाए हैलोजेंस की, तो फ्लोरीन इज मोस्ट स्टेबल, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, स्टेबिलिटी हमें पहले से पता है, ठीक है, ये तो फैक्ट था, याद ही रखना। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर की, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। सो अब हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, सीधी सिंपल सी बात, सुनना मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है किसमें, रिस्पेक्टिव स्पीशीज में, मॉलिक्यूल्स में। आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना आपको सिखाया गया है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो जितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर आया, ठीक है,
अब जो रिमेनिंग नहीं आया वो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है आपका? लिथियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना आपका आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। जितना ज्यादा आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देख लो बस, और कुछ भी नहीं देखना। जैसे अगर मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखूं दैट इज 1.0, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखूं तो 3.0, डिफरेंस कितना है? 2.0। कोवेलेंट कैरेक्टर हम देख लेंगे, जज कर लेंगे। अब सीजियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? पॉइंट कितनी है देखो, लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.0, ठीक है। सोडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.9, ठीक है। सोडियम के साथ पोटेशियम की भी इतनी थी 0.9, ठीक है। रुबिडियम और सीजियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी थी? 0.8 समथिंग कुछ, ठीक है। और फ्रेंशियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थी 0.7 समथिंग। अब 0.8 है यहां पे, और ये है क्या बेटा? 3.0। 0.8 और 3.0 के बीच में अब तुमको फर्क नजर आ रहा है, और यहाँ पे 1.0 और 3.0 के बीच में फर्क नजर आ रहा होगा। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर अगर देखें हैं तो LiCl2 CHCl ये रहा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर देख रहा हूं किसमें? एल्कलाई मेटल्स के हैलाइड्स में, यानी कि MX में। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अप टू डाउन ग्रुप वाइज जाऊं, ठीक है, ग्रुप वाइज जाऊं, सो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रहे, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। वहीं अगर मैं यहां बात करूं BeCl2 से लेकर BaCl2 तक भी, ठीक है, BeCl2 से BaCl2 तक, ठीक है। तो ये केस मुझे यहां पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। एल्कलाइन मेटल्स के साथ साथ मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात भी कर सकता हूं, ठीक है। यहां अपने पास स्पेस नहीं है, लेकिन अपन अपने लिए जबरदस्ती का बनाएंगे एक स्पेस, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में बात करूं, ठीक है, उसका हैलाइड किस तरीके से होगा? इस तरीके से, यानी कि ये रहा आपका MX2 टाइप। तो वही कहानी है कि भाई जब आप पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जा रहे हैं, ठीक है, आपका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? वो भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेम टाइप के हैलाइड्स हैं, ठीक है, तो इस केस में हम लोग बात कर, आप देख सकते हैं यहां पे सेम टाइप का हैलाइड, भाई यहां पे भी क्लोरीन है, यहां पर 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 भी क्लोरीन है। सेम टाइप के हैलाइड है बट डिफरेंट टाइप की मेटल्स हैं। यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन, सेम टाइप के हैलाइड्स हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कॉमन आयन की बात करूं तो कॉमन आयन मेरे लिए है क्या? यहां पे कॉमन आयन मेरे लिए Cl माइनस है, यहां पर भी कॉमन आयन मेरे लिए क्या है? Cl माइनस है ना। लेकिन मान लो कि अगर अलग अलग आयन्स अवेलेबल हो जाएं, अब कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज हो रही है। फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.5, सॉरी 3.0, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम। लेकिन लिथियम जो है, आप देखो यहां पे अब मेटल अपना सेम है, मेटल बदल नहीं रहा है, अपना मेटल नहीं बदल रहा है, ठीक है। क्या बदल रहे हैं? नॉन मेटल बदल रहा है, एनायन बदल रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बदल रही है, उसका साइज बदल रहा है। तो क्या बदल रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर ही बदल रहा है। तो अब कॉमन सेंस की बात, LiF और LiCl के बारे में सोचा जाए, LiF से LiCl, तो LiCl का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, वहीं LiF का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है। ऐसी चीज में हम लोग क्या चीज देख लेंगे कि इस कंसेप्ट को समझना है तो आप फैजान रूल्स को सोचिए, ठीक है। क्या सोचना है आपको? फैजान रूल के बारे में सोचना है। फैजान रूल में पहली चीज आप क्या सोचेंगे? यहां पर पोलराइजिंग पावर के बारे में सोच लेना, और उसके बाद पोलराइजेबिलिटी के बारे में सोच लेना। ये दो चीजों के बारे में सोच लोगे, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
आगे बढ़ता हूं मैं अब, ठीक है। अब जस्ट सपोज मान लीजिए कि मेरे पास पोटेशियम का कोई हैलाइड है, रुबिडियम का कोई हैलाइड है, या सीजियम का कोई हैलाइड है, ठीक है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के जो हैलाइड है, अगर वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ मोर हैलोजेंस टू फॉर्म पॉलीहैलाइड। कैसे भाई, मेरे पास मान लो कि पहले से ही पोटेशियम आयोडाइड अवेलेबल था, इसने उसके बाद भी आयोडीन से रिएक्शन करी, क्या बना दिया, KI3। KI3 कैसे बनता है यार, आयोडीन, 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 नेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है। यहां पर दो ये लोन पेयर्स लाइक दिस, ठीक है। अब मेरे पास सीजियम था, Br2 था, अरे सीजियम भी नहीं, सॉरी, सीजियम Br था मेरे पास, ठीक है। रिएक्शन करी Br2 से, क्या बनाया, CsBr3, वही सेम केस है भाई, ठीक है। ठीक है, लाइक दिस। भाई तुम पहले से ही हैलाइड हो किसी मेटल के, तुम पहले से ही कोई हैलाइड हो किसी मेटल के, तुम उसके बाद भी अनदर हैलाइड से रिएक्शन कर रहे हो, क्या बना रहे हो, पॉलीहैलाइड्स। ये समझ में आ रही मेरी बात, आगे बढ़ते हैं, पॉलीहैलाइड्स बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। भाई लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन देखते हैं। जितने भी अल्काइली मेटल्स हैं वो लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करते हैं और डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरे पास कैल्शियम का या स्ट्रोंशियम या बेरियम का लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन है, तो वो क्या है, कलर्ड सॉल्यूशन प्रोडक्ट होगा। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम तो कलर शो ही नहीं करते भाई, क्यों, यहां तो रिएक्शन ही नहीं होगी तो काहे का कलर यार, आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने ये चीज, ठीक है। सो जस्ट सपोज कि आपके पास कोई मेटल अवेलेबल है M, ठीक है, XY आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझ लो, ठीक है। अमोनिया से रिएक्शन हो रहा है, तो जब कोई मेटल हमारे लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसमें X और Y अननोन है या फिर मान लो कांस्टेंट है या व्हाटएवर यार, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपको मेटल अमोनिया के साथ करके क्या देगा, एक अमोनिएटेड कैटायन देगा, ठीक है, M प्लस NH3OX प्लस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ NH3Y। ये चीज याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, यहां मैं लिख भी देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अब तुम मान लो कि तुम्हारे पास कोई मेटल थी, उसने अमोनिया से रिएक्शन करी, ठीक है। अब उसने क्या बनाया, मेटल एमाइन बनाया, साथ ही साथ H2 भी दे दिया, ठीक है, MnH2 बनाया और तुम्हारा क्या दे दिया, हाइड्रोजन गैस भी दे दिए। तो ये सब याद रखने वाली बात है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभी अभी देखा, ठीक है। सो ये जो सॉल्यूशंस हैं, पहली बात तो ये डीप ब्लू कलर के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। क्यों, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच एब्जॉर्ब रेड कलर फॉर्म। मेटल की जो कलर्स होते हैं ना, अब मान लो कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सो विजिबल लाइट वर कॉम्प्लीमेंट्री, सो कलर इज ब्लू। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। विजिबल लाइट रीजन मतलब विबग्योर आया ना, विबग्योर ना, वॉयलेट, इंडियन, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन थे, मतलब कि जब आपके मेटल्स लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करके एक डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन दे रहे हैं, उनका रीजन क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज द रीजन, ठीक है, जो कि रेड कलर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, दूसरी बात, कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी बात, रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है।
याद रखना। मान लो कि आपके पास ऑक्सीजन है, अरे ऑक्सीजन से किसकी रिएक्शन करा रहे हो, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उसने क्या बनाया, O2 माइनस, फिर से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन डाल दिया, क्या बनाया, O2 माइनस। मतलब ऑक्सीजन से क्या बन रहा है तुम्हारा, O2 माइनस और O2 माइनस। समझ में आ रही मेरी बात, क्या बना रहे हो, ऑक्साइड्स बना रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि आपका जो अमोनिया है, ठीक है, या ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, डाइल्यूटेड के केस में देखा जाए, ठीक है, डाइल्यूटेड के केस में देखा जाए और उसकी अगर मोलैरिटी 3 से कम है, मोलैरिटी 3 से कम है तो नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा वो। और अगर 3 से ज्यादा है कॉन्सेंट्रेटेड के केस में तो फिर आपकी मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक होगी, याद रखिएगा।